डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इस वीडियो में जो ट्रिक नज़र आ रही है, ये ट्रिक डिफ्यूज़न को एक्सप्लेन करेगी, साथ ही साथ ये ऑस्मोसिस को भी एक्सप्लेन करेगी। डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात आती है ऑस्मोसिस। आप लोग जानते हैं ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, तभी ऑस्मोसिस होता है। लेकिन डिफ्यूज़न में कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट आया है ऑस्मोसिस, आप यहाँ देख सकते हैं, यह है ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस की जो शुरुआत होती है वो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये देखिए, ये यहाँ पर है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये होती क्या है? तो देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो पास हो जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं होते हैं। उसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ मैं एक मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ये देखिए, जिसमें ये मैंने कुछ होल बनाए हैं। ठीक, और ये जो स्मॉलेस्ट आपको साइज नज़र आ रहा है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज है। और ये जो SPM है, इसमें भी जो होल नज़र आ रहे हैं, इनका साइज भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, इनका साइज, बिकॉज इस SPM में प्रेजेंट जो होल हैं, इनके साइज से बहुत छोटा होता है, यानी कि बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये इसमें से इजीली क्रॉस कर जाता है। ये देखिए, इस तरह से क्रॉस कर जाता है। ठीक, अब ये अलग मैंने साइज बनाई है यहाँ पर, और सपोज ये सोल्यूट मॉलिक्यूल का साइज है। अब आप देख सकते हैं कि ये सोल्यूट मॉलिक्यूल का साइज है। ठीक, और इसका साइज जो है इस SPM में प्रेजेंट जो यहाँ पर होल हैं, उनके साइज से बहुत ज़्यादा लार्जर है, इसलिए ये इसमें से क्रॉस नहीं हो पाएगा, ये इसमें से क्रॉस नहीं हो पा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का साइज है, ठीक है, और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल का साइज है, और ये SPM में प्रेजेंट जो होल हैं, ये इनके साइज आपको नजर आ रहे हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन होल में से तो पास हो जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन होल में से पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, देखिए, नेचुरली अकरिंग जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे परचमेंट पेपर, सेलोफेन, ब्लैडर, ये पिग और गॉथ, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको ये एक्यूरेटली यानी कि प्योरली मेजर नहीं कर पाते हैं, इसलिए
लेबोरेटरी में जो हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं वो इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हम एक्यूरेटली एब्सोल्युटली निकाल सकें। अब देखिए, लेबोरेटरी में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक। और यहाँ हम लेते हैं K4FeCN6। ये यहाँ जो आपको K4FeCN6 नजर आ रहा है, ये 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये है कॉपर सल्फेट, ठीक। तो यहाँ क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करते हैं तो यहाँ पर ये जो K4 है इसको कॉपर रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर अब हमको एक नया कंपाउंड मिलता है Cu2FeCN6। ये देखिए, यहाँ जो कंपाउंड आपको नजर आया ये कंपाउंड कॉपर फेरोसाइनाइड है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। यह कॉपर फेरोसाइनाइड और यहां 2K2SO4 हमको मिलेगा। लेकिन यहां पर जो कॉपर फेरोसाइनाइड है यही सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ये देखिए, इस कॉपर फेरोसाइनाइड को आप बर्कले हार्टले मेथड में पढ़ते हैं। ये जो बर्कले हार्टले मेथड है उस बर्कले हार्टले मेथड में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ये वर्क करता है, ठीक। अब देखिए, यहां पर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये लेबोरेटरी में बनाई जाती है, ठीक। किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। आज के वीडियो में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभी, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये देखिए ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है? देखिए, ऑस्मोसिस होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, जिसे आपने अभी यहाँ पढ़ा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये ऑस्मोसिस होता क्या है? तो देखिए, ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया, यहाँ इसके मिडिल में हमने यहाँ पर SPM लगा दिया इस तरह से, और यहाँ पर हमने ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक, और यहाँ हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक। तो यहाँ क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस SPM के थ्रू सॉल्यूशन में स्पॉन्टेनियसली मूव करता है, यानी कि ये अपने आप क्या करता है, ये मूव करता है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन बाय द SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस है। अब अगर हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मान लो ये कंटेनर है, इसके मिडिल में हमने यहाँ पर SPM लगा दिया, ये देखिए, और यहाँ पर हमने ले लिया है सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी हमने ले लिया है सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी सॉल्यूशन है और यहाँ पर भी क्या है, ये सॉल्यूशन हमने ले लिया, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ जो सॉल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेटेड
सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो स्पॉन्टेनियसली मूव करता है इस हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, इस एसपीएम के थ्रू। तो इसे भी हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। एक बार फिर से देखिए आप, the spontaneous flow of solvent molecule from the lower concentrated solution to the higher concentrated solution by the SPM is called osmosis। तो हम यहाँ समझ गए कि ऑस्मोसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट आपने यहाँ देखा, सेकंड आपने यहाँ देखा, ठीक। चलिए अब ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखिए, किशमिश को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो स्वेल हो जाती है, ठीक, ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अगर हम ग्रेप को हायर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अगर हम एग को वाटर में डालते हैं तो वो स्वेल हो जाता है, और अगर हम एग को NaCl यानी हायर कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो वहाँ श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, ठीक। अब ये ऑस्मोसिस जो है ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, ऑस्मोसिस जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ हम लेते हैं ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा होता है यहाँ पर ऑस्मोसिस। देखिए, फर्स्ट होता है एक्सोऑस्मोसिस और सेकंड होता है एंडोऑस्मोसिस। अब देखिए, यहाँ पर एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो चलो शुरुआत करते हैं इन एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस को पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग की। तो जो ये मुर्गी का अंडा होता है, जो एग होता है, उसे हम कहते हैं कि उसे पानी में डाल दिया जाए तो फूल जाता है, और हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वो श्रिंक हो जाता है। सॉरी, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, है ना। ये तभी हो सकता है जब एग में उसके अपर जो मेम्ब्रेन है उसे हटा दिया जाए और उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो आ जाए, तभी उसमें ऑस्मोसिस होता है। देखिए, ऐसा कैसे होगा यह समझते हैं हम लोग। देखिए, आपने मुर्गी का अंडा यानी कि जो एग है उसे देखा होगा, ठीक है। इसे हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, ठीक। आपने देखा होगा इसके अंदर एक लेयर होती है इनसाइड, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसके अंदर एक वाइट पोर्शन होता है और अंदर क्या होता है, येलो पोर्शन होता है। फिर से देखिए, ऊपर की तरफ जो कवर होता है वाइट CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। फिर इसके अंदर ये से SPM होता है। फिर इसके अंदर ये वाइट पोर्शन होता है और फिर इसके अंदर यहाँ ये येलो पोर्शन होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर डाइल्यूट HCl से भरे कंटेनर में, ठीक है, यानी कि हम किसी मग में डाइल्यूट HCl को लेते हैं, ठीक है। कम से कम आधा मग हम उसको डाइल्यूट HCl उसमें डाल दें, ठीक है। और उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम अगर इस एग को उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो इसकी जो अपर लेयर है ये वहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यानी कि CaCO3 वहाँ से रिमूव हो जाएगा, HCl में डिज़ोल्व हो जाएगा, और अब हमें जो एग मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। ये जो आपको एग नज़र आया, ये एग में जो अपर लेयर है वो है SPM। अब ये एग
ऑस्मोसिस के लिए तैयार है, यानी कि ये एक वाटर में डालो तो बड़ा हो जाएगा और NaCl सॉल्यूशन में डालो तो छोटा हो जाएगा। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंडो ऑस्मोसिस। ये देखिए, ये है एंडो ऑस्मोसिस। अब इस एंडो ऑस्मोसिस को हम देखें तो हमने यहाँ पर इस एग का एग्जाम्पल ले लिया। ये देखिए, हमने वही एग लिया जो अभी हमने देखा। ठीक, अब इस एग को अगर हम वाटर से भरे कंटेनर में डाल देते हैं तो इसमें एंडो ऑस्मोसिस होगा। क्यों होगा एंडो ऑस्मोसिस? अरे भाई, ऑस्मोसिस में आपको पता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमेशा लोअर कंसंट्रेटेड वाले रीजन से हायर कंसंट्रेटेड वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इसके अंदर क्या होता है, एग में सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और जो यहाँ पर हमने मग लिया है, ठीक है, उसमें क्या है, H2O है और H2O की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो कम होती है। इसलिए H2O मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा। ये देखिए, जब ये H2O इसमें इंटर करेगा, ये देखिए, ये देखिए, तो ये एग स्वेल हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा साइज में। तो इसे कहेंगे हम एंडो ऑस्मोसिस, यानी कि इनसाइड। आप देख सकते हैं H2O इस सब्सटेंस के इनसाइड यानी अंदर घुस रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्सो ऑस्मोसिस का। तो देखिए, एक्सो ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो मतलब आउटसाइड। फिर से हमने यहाँ पर एक एग ले लिया, ये देखिए यहाँ पर। इस एग को लेने के जस्ट बाद हम हायर कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में डाल दिया। अब आपको पता है इस एग में क्या है डियर, सॉल्यूशन है। और इस पॉट में, ये जो पॉट है, इस पॉट में NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी इसमें भी सॉल्यूशन है और इस पॉट में भी सॉल्यूशन है। मगर इस पॉट में जो NaCl सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। और एग में प्रेजेंट जो सॉल्यूशन है उसकी लोअर कंसंट्रेशन है। इसलिए क्या होगा कि इस एग के इनसाइड जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो निकलकर बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, यानी एक्सो, ये आउटसाइड, ये बाहर की तरफ निकल कर आएगा। ठीक है, और अगर बाहर की तरफ ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल कर आता है, इस NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो एग है वो साइज में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी आपने पढ़ा ये ऑस्मोसिस था। ठीक है, और ये ऑस्मोसिस के टाइप थे। ठीक, आपने यहाँ पर एक बात को देखा कि यहाँ जो ये ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोसिस तभी हो सकता है जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो। ठीक है, और अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये ऑस्मोसिस नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस ट्रिक की। देखिए, ये ट्रिक जिसका आपको इंतज़ार था वो ट्रिक आपके सामने यहाँ आ चुकी है। नो मैम HCl Lg सोसो। ये ट्रिक डिफ्यूजन में हम यूज करेंगे। पहले आप देख सकते हैं डिफ्यूजन में नो मैम यानी नो मेम्ब्रेन, यानी इसमें एसपीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए एक बार इस HCl को लिख देता हूं यहां पर। ये देखिए HCl, आप ऐसे लिख लो, ये लिख लिया आपने। ठीक, HCl। अब इसमें जो मॉलिक्यूल हैं आपको इस तरफ लेके जाना है, किसमें, डिफ्यूजन में। तो क्या बोलेंगे आप,
इसमें जो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप इसको इस तरफ चलें ऐसे, तो ये ऑस्मोसिस के लिए यूज हो जाएगा। कैसे? ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में उल्टा होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक, तो इसका सेकंड पॉइंट भी यहाँ क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ये लिक्विड और गैस, ये लिक्विड और गैस, एक बार फिर से देखिए, ये लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और आगे देखिए, इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक, यानी कि इसमें डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी है, और इसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये है डिफ्यूजन। अब अगर आप इसको ऐसा सेट करना चाहो कि भाई कि डिफरेंस अगर आप डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में करना चाहें तो भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले आप डिफ्यूजन लेंगे और सेकंड पॉइंट में आप ऑस्मोसिस लेंगे। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती है, ऑस्मोसिस में रिक्वायर्ड होती है। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी है, और ऑस्मोसिस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही एसपीएम के थ्रू मूव करते हैं। एक पॉइंट और है जो आप चाहें तो लिख सकते हैं, डिफ्यूजन को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर, ठीक है, लेकिन हाँ ऑस्मोसिस को आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर प्रिवेंट कर सकते हो। और बर्कले हार्टले मेथड में हम यही करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर हम ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, है ना। अब डिफ्यूजन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? डिफ्यूजन के एग्जाम्पल आप देखें तो कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं देखो कितनी अच्छी खुशबू है। यह हम किसी को देखकर नहीं कहते हैं कि किसी को देख लिया और आपने कहा अरे वाह ये कितनी अच्छी खुशबू है। नहीं, क्या होता है कि जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो हमारी जो नोज है वो एक स्मेल, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, यानी कहीं पर अगर अगरबत्ती जल रही है, ठीक है, उसकी स्मेल हम तक पहुंचती है, तो ठीक है ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और कहीं अगर मान लो बैड स्मेल, कहीं बदबू आती है तो भी ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई डीओ लगा के आता है तो भी ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और कोई अंकल या भैया या दद्दा अगर मान लो बस में या ट्रेन में या किसी भी जगह पर बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं तो उसकी स्मेल भी अगर बाय द वे आती है तो भी वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो क्या आप इस डिफ्यूजन को रोक सकते हैं? आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह हम डिफ्यूजन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो है ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आपने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को आपने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।